सदी की ताकत तेल नहीं चिप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाक्य नए भारत की तस्वीर को और भी मजबूती से वैश्विक मंच पर रख रहा है। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अगले 1 घंटे में होगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। किस तरह इस वक्त बारिश के कहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है, उसकी भी एक झलक आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जीएसटी परिषद की बैठक भी है अहम, उस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सम्मेलन में 4 सत्रों का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक। जीएसटी सुधारों पर चर्चा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम देने वाले योद्धाओं से मिले गृह मंत्री अमित शाह। करे गोठालू पहाड़ी पर चलाए गए जवानों को किया सम्मानित। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब सरकार ने राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया। और हॉकी एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले आज से होंगे शुरू। भारत की कोरिया से होगी भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की और इस तकनीक का उपयोग करने वाले विभिन्न उत्पादों प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अब प्रतिभा, भरोसे और तकनीक के दम पर वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को नीतिगत स्थिरता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे आधुनिक चिप बनाने की दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगी। तो पीएम मोदी ने विभिन्न उत्पादों प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। ये खास प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया 2025 का हिस्सा है, जिसमें किस तरह से विभिन्न तकनीकों पर, नवाचार पर काम हो रहा है। कौन कौन से एग्जिबिटर्स आज भारत पर भरोसा करके इस नए भारत की तस्वीर को और भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सीधे उनसे बातचीत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बेहद सकारात्मक तस्वीरें ये उस भारत की है जिसके युवा आज अपनी प्रतिभा से, अपनी गर्मजोशी से, अपनी तकनीक से, अपने नवाचार से आज वैश्विक मंच पर एक टेक भारत की तस्वीर को और भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तमाम निवेशक आज भारत पे भरोसा दिखा रहे हैं। तमाम रेटिंग एजेंसीज आज भारत के लिए कह रही हैं कि 21वीं सदी का ये भारत सबको पीछे छोड़ देगा। तो सेमिकॉन इंडिया का दूसरा दिन राजधानी दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विभिन्न निवेशक, विशेषज्ञ, तमाम लोग जुटे हैं और किस तरह से आज तकनीक की ये जो बयार बह रही है उसकी एक झलक हम यहां देख सकते हैं। तापस भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। तापस के बाद चलेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे रुक करते हैं। आज इस वक्त भाजपा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर आ रही है। शाजिया इल्मी उनकी प्रवक्ता क्या कुछ कह रही हैं, ये सुनते हैं। कोटा नीलिमा जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी 2-2 ईपीआईसी कार्ड्स मिले हैं, यानी कि 2-2 वोटर कार्ड्स मिले हैं। डिटेल साफ है। 2023 एफिडेविट और वोटर रोल। नाम कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेरा, ईपीआईसी नंबर TDZ 2666014, असेंबली 60 खैराताबाद, पार्ट नंबर 214, सीरियल नंबर 314।
2025 में ही यही ईपीआईसी नंबर अभी भी एक्टिव है, बल्कि उसमें भी पार्ट बदल जाता है। तो ईपीआईसी नंबर वही रहता है, असेंबली 60 खैरताबाद रहती है, पार्ट नंबर अब 2014 से 204 हो जाता है, और जो सीरियल नंबर है वो 314 से 752 हो जाता है। लेकिन खेल यह भी खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, एक और ईपीआईसी कार्ड, एक और वोटर कार्ड, और इस बार दिल्ली से निकल कर आता है, ये प्रकट होता है। इसमें नाम कोटा नीलिमा, लेकिन इसमें नाम है के नीलिमा। सोचने वाली बात है। और जो एफिडेविट वाला है उसमें कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेरा, इसका ईपीआईसी नंबर है SZE0755975, पूरी तरह से अलग। असेंबली 40 न्यू दिल्ली, पार्ट नंबर 78, सीरियल नंबर 821। तो ये मैं पूछना चाहती हूं, चाहे ये बात हो आपके नजदीकियों की या फिर बिहार में तेजस्वी यादव की, जिनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद उन्हीं के 2-2 ईपीआईसी कार्ड्स मिले थे। और वैसे दास्तान कोई नई नहीं है। 1980 में सब जानते हैं, सोनिया गांधी एक इटालियन नागरिक होने के बावजूद वोटर लिस्ट में अपने को उन्होंने शामिल किया था, यानी नागरिक बनी बाद में, वोटर लिस्ट में नाम पहले है। तो वोट चोरी के इल्जाम लगाने वाली ये पार्टी दरअसल जानी जाती है वोट डकैती के लिए। और ये वोट डकैती किस तरह से होती थी ईवीएम आने से पहले कश्मीर और बिहार में, इससे पूरा देश वाकिफ है। और सोचिए, राहुल गांधी जी से एक सवाल है कि आप आम लोगों पर तो लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, लेकिन अपनी कोर टीम की जो दोहरी पहचान है उसमें चुप हो जाते हैं। क्या होता है आपके खोजी पत्रकार का? आपके अंदर का खोजी पत्रकार तब तक जाग जाता है जब आप बात करते हैं एक बुजुर्ग महिला की, शकुना रानी की, आदित्य श्रीवास्तव की, गुरकीरत सिंह डैंग की, तब उसमें खूब झूठ बोलते हैं और हलफनामा भी नहीं देते। लेकिन आप देखिए, जब बात होती है बिहार में आपके दावों की, चाहे वो अमन कुमार हो, मिंटा देवी हो, सुबोध कुमार हो, और जब वो दावे झूठे निकलते हैं तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हम सब जानते हैं सीएसडीएस लोक नीति के संजय कुमार ने कैसे अपने आंकड़ों को लेकर सार्वजनिक दौर पर माफी मांगी है। और कल तक राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके देश के ईमानदार वोटर को बदनाम कर रहे हैं और उनकी पहचान को सार्वजनिक कर रहे हैं, उसको कहा जाता है डॉक्सिंग अंग्रेजी में, यानी आप टारगेटेड हरासमेंट कर रहे हैं कुछ लोगों का, उनका नाम सार्वजनिक कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं और सरेआम बदनाम कर रहे हैं। दरअसल ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये उस अधिकार की यात्रा है और ये नवाबी सोच को उनकी प्रमाणित करती है। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे लोकतंत्र से मतलब नहीं है, वोट छलावे से मतलब है। हम मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी उस स्तरीय स्तर पे जांच करे और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और राहुल गांधी अपनी इस चुप्पी को फौरन तोड़ें। धन्यवाद। कोई सवाल इसमें? ये वही पुरानी सोच। तो यहाँ पर जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, कैसे उनके पास से 2-2 वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं और किस तरह से वोट डकैती यहाँ पर हो रही है, इसको साक्ष्य के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया शाज़िया आलमी, प्रवक्ता भाजपा ने। और हम बात कर रहे हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 की, किस तरह से 21वीं सदी की ये ताकत बन रहा है चिप। और तापस भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं तापस का, जो इस वक्त मौजूद है सेमिकॉन इंडिया 2025 में। और हम आपको बताएं कि कैसे यहाँ पर आज, जब कल वो एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था जब पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप यहाँ पर बाजार में आई है, किस तरह से आज ये सेमीकंडक्टर चिप भारत के विभिन्न क्षेत्रों को नई गति और नई ताकत प्रदान करेगी, वो भी हम लगातार देख रहे हैं। तो कैसे सेमिकॉन इंडिया 2025 इस वक्त आगे बढ़ रहा है, करीब 33 से भी ज़्यादा देश इसमें शिरकत कर रहे हैं, 350 से ज़्यादा कंपनियां इसमें आ रही हैं और विभिन्न स्तर पर कैसे टेक्नोलॉजी आज काम कर रही है, कैसे टेक के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, इस पर लगातार यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया में हम देख रहे हैं।
तो आइए रुक करते हैं तापस का, जो इस वक्त मौजूद है सेमिकॉन इंडिया 2025 में। तापस, आज दूसरा दिन है सेमिकॉन इंडिया का और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दुनिया भर से कंपनियां इसमें शिरकत कर रही हैं, निवेशक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी सी झलक दिखाइए, किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी का ये वहां पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल जय, आपने सही कहा। ये जो है इस वक्त आप जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सेमिकॉन इंडिया 2025 जो है वो दर्शाता है कि देश कितना आगे आ चुका है। डबल पिछले साल से दुगनी लोग जो लोग आए हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट में जो इस वक्त है कंपनीज, वो यहाँ पे शिरकत कर रही है। देश विदेश से लोग आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा से लेके सुची सेमिकॉन, केन्स सेमिकॉन, मेरे ठीक सामने यहाँ पे लैम टेलीकॉम, ये जो जगह है यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आए थे। और ये जो टेक्नोलॉजीज है ये तैयार हो रहा है कि किस तरीके से देश को अग्रणी भूमिका निभा पाए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अभी इस वक्त जो सेमीकॉन इंडस्ट्री है जो है करीब करीब $1 ट्रिलियन होने वाली है अगले 3 से 4 साल के अंदर। 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये $1 ट्रिलियन की ये पूरी इकोनॉमी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे भारत एक वैश्विक लीडर बन के उभरता है, एक अग्रणी भूमिका निभाता है और कम से कम 10 से $12 बिलियन का एक जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर पाता है, तो वो सच में काबिल तारीफ है। आप समझ सकते हैं 4-5 साल पहले तक ये मिशन मोड स्टार्ट नहीं हुआ था। 4-5 साल पहले जब प्रधानमंत्री ने नारा दिया 2021 में कि सेमीकंडक्टर में हम लोगों को आगे बढ़ना है, जब कोविड आया था, कोविड महामारी आई थी, तब उसके बाद इस पे काम जरूर ज्यादा बढ़ गया। और अगले 4-5 साल में हमने देखा कि किस तरीके से भारत यहाँ पे आगे बढ़ा है। और इस साल के अंत तक हम एक्सपेक्ट करें कि फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप भी देश का हमें देखने को मिल जाएगा। जय बिल्कुल। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप सौंपी अश्विनी वैष्णव ने, वो बहुत गौरवपूर्ण क्षण था। हम देख रहे हैं इस वक्त 33 से ज्यादा देश यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं तापस, और निवेशकों ने भी खासी रुचि दिखाई है भारत में आके निवेश करने की। किस तरह से आप देखते हैं इस वक्त एक बड़ी संख्या में जो भारत का युवा है इस सेमिकॉन इंडिया 2025 में हिस्सा ले रहा है, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक अपने लोकल आईपीओ को प्रोत्साहित करने का भी बात की है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये युवाओं के लिए बहुत अहम है। आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं, यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं बहुत युवा यहाँ पे आए हुए हैं। इनफैक्ट इनकी यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि इसके बारे में जानना। सेमीकंडक्टर जो है अब धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि कोर्स करिकुलम में भी आने लगा है, और ये जो नई जनरेशन है उसको बहुत आकर्षित करा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जया 2030 तक करीब 1 मिलियन स्किल वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये जो है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कही है या फिर जो अभी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे एआई और ये आईओटी, मशीन लर्निंग और इन पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। और सेमीकंडक्टर जो है वो उसका बहुत अभिन्न अंग है। तो कहीं ना कहीं एक नई युग की शुरुआत हम देख पा रहे हैं, और इस पे बहुत पैसा सरकार खुद लगा रही है। हमने देखा कि जो मिशन था जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, जिसपे करीब करीब 76,000 करोड़ जब शुरुआत की गई थी, तो उसमें लगाया गया था 76,000 करोड़ जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जिससे शुरुआत की थी, कि उससे ऑलरेडी 65,000 करोड़ का ऑलरेडी निवेश हो चुका है। करीब 10 भारत में सेंटर सेमीकॉन सेंटर स्टार्ट हुए हैं, और ऐसे और भी सेंटर्स यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। हमने यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, जितने भी कंपनीज आए हैं, उनसे बात की है। हम बहुत एक्साइटेड है कि देश में खुद मेक इन इंडिया सेमीकॉन इंडस्ट्री आगे बढ़े, उसका ये लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करें। और वो दिन दूर नहीं जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि दुनिया देखेगी किस तरीके से भारत आगे बढ़ता है। कहा उन्होंने कल कि एक जमाना था 70-80 के दशक में कि ऑयल यानी तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, लेकिन अब ये जो सेमीकॉन है इसको अब डायमंड कहा जाता है। तो ये डायमंड अब हमें चाहिए, और सेमीकॉन इंडस्ट्री अब पूरी जो भारत की तरफ उसका रुख है।
बिल्कुल, हम देख सकते हैं आपके पीछे जापानी पेविलियन वहाँ पर लगा हुआ है। किस तरह से आप वहाँ देख रहे हैं, एक सेंटिमेंट है आज इन्वेस्टर्स में और जो इंडस्ट्री लीडर्स में कि कैसे आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्रांति लिख रहा है, और क्या कुछ सेंटिमेंट है वहाँ पर इस क्षेत्र को लेकर, कैसे और इसमें हम नवाचार देख सकते हैं, कैसे और इसमें कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और रोजगार के क्षेत्र में भी एक बड़ी छलांग है। बिल्कुल, अभी मैं कहना चाहूंगा कि करीब 350 से एग्जिबिटर्स है, करीब 15,000 से ज्यादा विजिटर्स अगले आज और कल में हमें और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट 3 दिन का ये एग्जीबिशन है, तो हम एक्सपेक्ट करें करीब 15,000 से ज्यादा यहाँ पे एग्जिबिटर्स आए। 4 कंट्री पवेलियंस हैं यहाँ पे, 6 कंट्री राउंड टेबल्स होने वाले हैं, 9 इंडियन भारतीय जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे शिरकत कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि 10 अप्रूव अभी तक प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। तो जो थीम है इस पूरे सेमीकॉन 2025 का वो है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। तो आप समझ सकते हैं कि अगला पावर हाउस, सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनना है। नवाचार है, आपने सही कहा, स्टार्टअप्स। हमने इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप मित्रा से बात की जो इस पे बहुत काम कर रहे हैं, और एक जो टॉपिक है सेमीकॉन इंडस्ट्री का उस पर काम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े कंपनी से यहाँ पे बात की, वो लोग उन पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, आप मेरे ठीक पीछे जो डेल्टा का एक रोबोटिक आर्म है, ये जो रोबोटिक आर्म है, यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे थोड़ी देर पहले और उन्होंने इस पे उससे एक गेम चल रहा था, वो गेम भी देखा। इनफैक्ट बराबरी का गेम रहा। प्रधानमंत्री ने जाते जाते वहां पे लिखा वंदे भारत और अपना सिग्नेचर दिया। दर्शाता है कि प्रधानमंत्री कितने कीन है कि नई टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो नेतृत्व मिला है उसी के बदौलत आज हम देख पा रहे हैं कि जनरली जो इंडस्ट्री जिसको 15-20 साल लगते हैं मैच्योर होने, वो आज 5 साल के अंदर एक इकोसिस्टम तैयार करने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तपस फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सेमीकॉन इंडिया का ये दूसरा दिन है जहाँ पर लगातार विजिटर्स का आना जारी है। 33 से ज्यादा देश इसमें शिरकत कर रहे हैं, करीबन 350 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पर पहुंची हैं और देख रही हैं कि कैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो क्रांति यहाँ पर भारत की ओर से निकल कर आ रही है, उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर सेमीकॉन इंडिया 2025 पेश करता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद स्वागत है और आज की एक और सबसे अहम खबर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं वो है GST काउंसिल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बार की GST काउंसिल की बैठक पर सभी की नजरें हैं। 2 दिन की इस बैठक में GST काउंसिल केंद्र के अगली पीढ़ी के GST सुधार प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए GST में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बैठक से पहले कल कहा था कि आगामी अगली पीढ़ी के GST सुधार कर प्रक्रियाओं को और सरल बनाएंगे और विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करेंगे। इससे छोटे व्यवसायों की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रारंभिक समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के एक समूह के साथ प्रस्तावित सुधार का एक खाका साझा किया था। GOM ने कर दरों को कम करने के केंद्र के प्रस्ताव पर सहमति जताई। अब काउंसिल इन सिफारिशों पर विचार करेगी। प्रस्तावित सुधारों में मौजूदा 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की 2 कर दरें रखना प्रमुख है।
इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष दर से कर लिया जाएगा। कर स्लैब में कटौती और इसके चलते कीमतों में होने वाली कमी से उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद है। ये कर सुधार दिवाली से पहले अक्टूबर में लागू होने की संभावना है। तो जीएसटी रिफॉर्म पर काउंसिल की बैठक हो रही है। अजय मिश्र इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, यहाँ पर सभी की निगाहें टिकी हैं, कौन से सेक्टर्स को फायदा मिलेगा, कौन से सेक्टर्स को नुकसान होगा, और दरों में बदलाव की संभावना को लेकर काफी उत्सुकता है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है? देखिए, जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है उसकी जो बात प्रधानमंत्री ने की थी वो अब ज़मीन पर आने के लिए बिल्कुल तरह से तैयार है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक है, इससे पहले जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक में जो तमाम रेट रैशनलाइजेशन को लेकर के, ईज़ ऑफ लिविंग को लेकर के, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा हो चुकी है। तो अब ये एक के बाद एक प्रस्ताव वोटिंग के लिए रखे जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इन 2 दिनों के मंथन के बाद उपभोक्ताओं को काफ़ी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। अगर आपने सेक्टर्स का जिक्र किया, सेक्टर्स में माना जा रहा है कि ऑटोमोबाइल, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस सेक्टर, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स के लिए जो जितने भी आइटम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन सब में रियायत मिल सकती है। और ज़्यादातर जो वाइट गुड्स हैं जिसका हम और आप इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसकी जो कीमतें हैं वो कम होने की उम्मीद है। हम अभी स्पेकुलेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपके मतलब पहले से जो टैक्स का दायरा है उससे कम के स्लैब में आएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझना कि जिस तरह से सरकार लगातार ये कह रही है कि जो मध्यम वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसान हैं, ये 4 मोटी कैटेगरीज हैं। जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका टैक्स का इंसिडेंस कम होगा। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के ये बात कही जा रही है कि जीएसटी की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका ऑटोमेटिक रिफ़ंड आना, आपके ऑटोमेटिक रिटर्न आपको मिल जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कारोबारियों के लिए भी अच्छी खबर है, आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है। और ये भी इस बात की भी एनालिसिस की जा रही है कि क्या राज्यों को इसका कोई नुकसान होगा। उसके लिए जो कॉम्पनसेशन सेस है उसको लेकर कोई मंथन चल रहा है। उम्मीद है कि जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये जो नुकसान का आकलन किया जा रहा है उसमें भी कमी आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। अजय, इंश्योरेंस सेक्टर का आपने जिक्र किया। इंश्योरेंस को लेकर बीते हफ्ते भी चौधरी साहब का एक बयान आया था। तो इस सेक्टर से काफ़ी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं कि अगर इंश्योरेंस में किसी तरह की कोई रियायत मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, तो उस लिहाज से क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है। अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो नॉर्मल इंश्योरेंस है उसमें इंडिविजुअल्स के लिए अगर प्रीमियम को, जिस पे अभी 18% का टैक्स लगता है, अगर उसको कर के दायरे से बाहर रखा जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। तो ये कहा जा रहा है। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो जीओएम है उसने इस सिफारिश को स्वीकार किया है कि जो हेल्थ एंड इंडिविजुअल इंश्योरेंसेस हैं उनके ऊपर जो प्रीमियम है उस पर टैक्स जो है वो निल किया जाए। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ एक और मामला है मेडिसिन्स का। तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पर लगातार सरकार कम करती जा रही है जो जीएसटी की रेट्स हैं। और अब ये माना जा रहा है कि इसको भी आप बिल्कुल ज़ीरो की कैटेगरी में ही आते हुए देख सकते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलेगा। जो पेनिट्रेशन है पूरे देश में बीमा को लेकर के, वो उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, अगर कोई खबर आती है, बदलाव होता है, तो दिवाली से पहले ही यहाँ पर उसको अमल में लाया जाएगा। तो उसको लेकर बाजार में सेंटिमेंट भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। और उपभोक्ता तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ये रेट कट्स का अनाउंसमेंट हो और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जैसा कि माना जा रहा है कि दिवाली के आसपास जब खरीदारी होती है, और एक ही दिन में आप देखिए 10-15 हज़ार करोड़ रुपए की खरीदारी होती है, तो उससे पहले धनतेरस में सोने चांदी की खरीदारी होती है। भी माना जा रहा है कि स्पेशल रेट जो अभी 3% का है सोने चांदी पर, उसको घटा करके आधे परसेंट से 1% के बीच में लाने की भी बात है। तो वहाँ पर भी शायद आपको रियायत देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है कहा जा रहा है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 1200 सीसी तक के जो पेट्रोल इंजन वाले गाड़ियाँ हैं या फिर 1500 सीसी की डीजल वाली गाड़ियाँ हैं, उनको 28% से नीचे 18% के दायरे में ले जाने की उम्मीद है। ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं
40 लाख से नीचे वाली उनको शायद 18% या फिर उस श्रेणी में रखा जा सकता है। हो सकता है 40 लाख से ऊपर जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको 40% के स्लैब में रखा जाए। तो मोटे तौर पर आप देखेंगे कि जो अभी 5%, 12%, 18% और 28% के रेट्स हैं, सिंप्लीफाई होकर के अब केवल 5% और 18% यानी 2 ही रेट्स रहेंगी। 90% आइटम जो अभी आप 12% के 99% आइटम जो 12% के अभी श्रेणी में है वो आपको 5% में आते हुए दिखाई देंगे, और 28% के कैटेगरी में जो अभी करीब 90% आइटम्स हैं वो आपको 18% की कैटेगरी में आते हुए दिखाई देंगे। 40% की एक स्पेशल कैटेगरी होगी जो है जिसमें जिसको डीमेरिट कैटेगरी कहा गया है, जिसमें तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, कुछ लॉटरी टिकट्स, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह की चीज़ें जो कि नशा से संबंधित है, प्रॉफिटेरिंग से संबंधित है, वो 40% की श्रेणी में आ सकती हैं। लग्जरी आइटम्स से भी कहा जा रहा है, लग्जरी जो कारें हैं हो सकता है 40% की श्रेणी में आए, लेकिन जो अफोर्डेबल गाड़ियां हैं, जो ईवी है, वो शायद आपको 18% की कैटेगरी में आए। तो ये काफ़ी बड़ा अंतर हो जाएगा। 10% का अगर रिडक्शन होता है, उसी तरह से 12 से अगर 5 यानी 7% का रिडक्शन अगर आपके डेली आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी काफ़ी अभी 28% की कैटेगरी में है। मिसाल के तौर पर हम टेलीविज़न लेने जाते हैं 32 इंच से नीचे का, तो आपको 2.5% देना पड़ता है। वो अगर इस पर 18% पे आता है तो वहाँ भी कीमतें गिरने की उम्मीद है। तो दिवाली जैसा कि आप जानते हैं कि लोग वाइट गुड्स मतलब जो एसेंशियल्स हैं घर के, उनको खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोने चांदी के लिए खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मौके का ऑटोमोबाइल की बिक्री पर काफ़ी सकारात्मक असर पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, और ये थोड़ा सा ध्यान रखा होगा कि जो किसानों से जुड़े जो भी चीज़ चली, फार्म प्रोड्यूस हैं या फिर फार्म मैकेनाइजेशन को लेकर के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो आपको 5% की कैटेगरी में आते हुए दिखाई देंगे, ये तय है। स्टूडेंट से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इरेजर हो, पेंसिल हो सकता है उसको नील कैटेगरी में ले लिया जाए। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मोटे तौर पर या तो एग्जेम्प्ट रहेंगी या फिर 5% की कैटेगरी में रहेंगी। तो मोटे तौर पर 80-90% चीज़ें का जो इस्तेमाल हम आप करते हैं वो 0 से 5% पे आएंगी। जो एसेंशियल है, सर्विस सेक्टर जो है, जो कि एक तरह से इकॉनमी का एक बहुत बड़ा रीढ़ माना जाता है, वो 18% पर रहेगा मोटे तौर पर। और जो सिन गुड से हमने बात किया, डीमेरिट गुड, तो आपके पास एक मेरिट स्लैब होगा, एक स्टैंडर्ड स्लैब होगा 18% का, उसके बाद डीमेरिट स्लैब होगा। ये 3 ही होंगे। बाकी चीज़ों को, प्रोसेस को और भी ज़्यादा सरल बनाने की उम्मीद की जा रही है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी रिफॉर्म्स हैं जिस पर भी मंथन चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए अजय मिश्र हमारे संवाददाता। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक यहाँ पर हो रही है और एक बड़े बदलाव की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स जिनकी बात हो रही है, उसका जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे। और दिवाली है, दिवाली आन रही है, ऐसे में त्योहारी मौसम है, ऐसे में यहाँ पर इंडस्ट्री यानी कि उद्योग जगत से लेकर आम उपभोक्ता तक सभी की नजरें टिकी हुई हैं इस जीएसटी परिषद की बैठक पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करटगुटालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस,
डीआरजी और कोबरा के जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि दुर्गम पहाड़ियों पर लगातार 19 दिनों तक चले सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान में बिना हताहत हुए 30 से ज्यादा नक्सलियों को मारकर इन वीर जवानों ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में जवानों ने न सिर्फ नक्सलियों के बेस कैंप को नष्ट किया बल्कि उनकी सप्लाई चेन को भी भारी आघात पहुंचाया। मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद या घायल हुए जवानों और उनके परिजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कटिबद्ध है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से हमारे सुरक्षा बलों का सम्मान किया है। अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाना मोदी सरकार का संकल्प है। जब तक सारे नक्सली या तो आत्मसमर्पण ना कर दें, पकड़े ना जाएं या समाप्त ना हो जाएं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस संकल्प को पूरा करने में हमारे सुरक्षा बलों के त्याग और समर्पण पर पूरे देश को गर्व है। इस बीच मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार माओवादियों के संपूर्ण उन्मूलन तक आक्रामक अभियान जारी रखेगी और साथ ही विकास को तेजी से आगे बढ़ाएगी। तो वीर जवानों को सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान को लेकर बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। किसी माँ को अगर अपमान कीजिएगा तो उसको शायद भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता है। उसमें निश्चित रूप से इनको तो सज़ा मिलेगा ही। और ये जो राहुल गांधी और ये जो तेजस्वी यादव हैं, उनको क्या पता है कि माँ का दर्द क्या होता है। प्रधानमंत्री जी की माँ तो अपना काम करके साधारण महिला और उस तरह से वो अपना बर्तन चौका करके अपने बच्चों को, बाल बच्चों को पढ़ाई हैं, उस मुकाम तक पहुंचाई हैं। पूरे देश आक्रोश में है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको सबक मिलेगा। और कल स्वतः पूरे बिहार में भी आग्रह करती हूँ कि अपने पूरे बिहार वासियों से कि कल जो है 12 बजे तक हमारा जो है बिहार बंद रहेगा। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी के मुद्दे पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बाद अब उनकी पत्नी पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर बताया कि पवन खेड़ा की पत्नी और कांग्रेस नेता कोटा नीलिमा के पास भी 2 सक्रिय मतदाता पहचान पत्र हैं, एक खैराताबाद में और दूसरा नई दिल्ली में। उन्होंने दोनों मतदाता पहचान पत्रों का नंबर भी साझा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया। राहुल गांधी पर हमला करते हुए मालवीय ने कहा कि वोट चोरी में लिप्त वही लोग हैं जो आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए बदनाम कर रहे हैं और देश की संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी नेता मालवीय ने कहा कि अवैध प्रवासियों और गैर भारतीयों का बचाव करने के लिए इंडी गठबंधन अपने देश के ही लोगों को खतरे में डाल रहा है और ऐसा वो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि अपने वोट बैंक की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के आपराधिक कृत्य पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस नेताओं के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी की जांच करने की मांग की। कर्नाटक कांग्रेस विधायक आरवी देशपांडे एक वरिष्ठ महिला पत्रकार को दिए गए अपने बयान के कारण विवादों में घिर गए हैं। महिला पत्रकार विधायक से उनके क्षेत्र में महिलाओं के प्रसव के लिए अस्पताल न होने पर सवाल पूछ रही थी। इस पर विधायक ने बड़ा ही बेतुका जवाब दिया। महिला पत्रकार ने सवाल पूछा था कि यहां लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या आपके कार्यकाल में आपके जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। इस पर विधायक आरवी देशपांडे ने जवाब देने की बजाय महिला पत्रकार से ही बेतुका सवाल पूछा। विधायक ने पूछा, तुम्हें प्रसव कराना है क्या? मैं करवा दूंगा। एक जनप्रतिनिधि द्वारा जन समस्या को लेकर दिए गए इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर कई लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है।
कांग्रेस विधायक द्वारा दिए गए इस विवादित बयान पर भाजपा ने कड़ा एतराज जताया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस बयान से एक बार फिर कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता सामने आ गई है। साथ ही पूनावाला ने प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा है कि वे अपने पार्टी विधायक के बयान को लेकर क्या कहेंगी। महिला और पत्रकार के लिए कांग्रेस क्या सोच रखती है? ये सो कॉल्ड लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली पार्टी नहीं है। ये है लड़की हूं तो गाली खा सकती हूं पार्टी। मतलब कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता है, ये कांग्रेस बार बार प्रमाण देती है। और इस पर माफी मांगने के बदले कांग्रेस ब्रेजनली इसको डिफेंड करती है। माता जी को गाली दी, भारत माता को भी गाली दी, मोदी जी की माता जी को भी गाली दी। अभी तक माफी मांगी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने? नहीं। अब प्रियंका वाड्रा से मैं पूछना चाहता हूं, आरवी देशपांडे जी के इस बयान पर आपका क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड लेंगी वो? इसी प्रदेश के होम मिनिस्टर ने बोला रेप्स होते हैं, इंसिडेंट होते हैं। शांति धारीवाल ने बोला मर्दों का प्रदेश है, रेप होता रहेगा। इनके यहाँ पर जो केरला से एक एमएलए निकला, उसने क्या किया है महिलाओं के साथ, उसको सस्पेंड करना पड़ा। फिर उसके बाद सिमी रोजबेल जॉन ने कास्टिंग काउच का बताया। तो ये महिला विरोधी, मातृ विरोधी, नारी विरोधी पार्टी है। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि डीएमएफ ट्रस्ट के फंड में कथित हेराफेरी के मामले में 18 स्थानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई राज्य के विभिन्न वेंडरों, ठेकेदारों और बिचौलियों के परिसरों पर की जा रही है। आरोप है कि जिला खनिज निधि फंड की बड़ी राशि का छत्तीसगढ़ बीज निगम के माध्यम से हेराफेरी और दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा ईडी ने दुर्ग जिले के भिलाई 3 में भी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ईडी ने अन्ना भूमि ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शिव कुमार मोदी के घर छापा मारा है। इस कार्रवाई में 6 से अधिक ईडी अधिकारी शामिल हैं और सीआरपीएफ ने सुरक्षा का मोर्चा संभाला है। साथ ही ईडी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में पूर्व जिला आबकारी अधिकारी बीएल डांगी के यश नगर स्थित निजी आवास पर छापेमारी की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत यात्रा पर हैं। आज नई दिल्ली में उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजघाट समिति के सचिव रजनीश कुमार ने सिंगापुर के पीएम को महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें और महात्मा गांधी की एक प्रतिमा भेंट की। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग पहुंचे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और इस मौके पर खासतौर पर उन्हें पुस्तकें और उनकी प्रतिमा भेंट की गई। और आपको बता दें कि जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल अपनी पहली भारत यात्रा पर पहुंचे हैं, जो हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री की बर्लिन यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाली अहम कड़ी मानी जा रही है। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में जर्मनी के अपने समकक्ष जोहान जी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समेत अनेक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये दौरा 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी, 50 वर्षों के वैज्ञानिक सहयोग, लगभग 60 वर्षों के सांस्कृतिक समझौते और एक शताब्दी से अधिक की व्यापारिक साझेदारी के उत्सव का प्रतीक है। विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि दोनों पक्ष अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने तथा बातचीत से ठोस परिणाम हासिल करने को लेकर आशावादी हैं। Marking 25 years of strategic partnership, 50 years of scientific cooperation, almost 60 years of cultural agreements. Today, I look forward to an in-depth discussion on the various dimensions of our bilateral cooperation. By doing so, we would also be preparing for a fruitful intergovernmental consultations later. It will certainly be insightful for us to hear from you Germany's perspectives on key global and regional issues. We count on your support to deepen our relationship with the European Union and expedite the FTA negotiations. India and Germany have a strong history of multilateral cooperation, which I'm confident will be further advanced through our talks today. और आपको बता दें कि इस वक्त देश भर में जिस तरह से लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, ऐसे में उत्तर भारत का हाल बेहाल है। ये तस्वीरें हालात का हाल बयां कर रही हैं।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर हर जगह पर सिर्फ जल प्रलय दिखाई दे रही है। तो हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब सभी जगह बारिश का कहर, बारिश का तांडव इस वक्त जारी है। नदियां उफान पर हैं। लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों में बारिश का पानी घुसने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों तक खाने पीने का सामान, रसद, तमाम चीजें पहुंचाई जा रही हैं। और बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। अगले 16 से 18 घंटों में प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी शिमला सहित 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश की चेतावनी को देखते हुए लगभग पूरे प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान लगातार तीसरे दिन भी बंद हैं। सबसे अधिक प्रभावित चंबा, मनाली, कुल्लू में बारिश का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते बिजली, सड़क और टेलीफोन सेवाएं ठप पड़ी हैं। इसके अलावा भाखड़ा डैम के सभी 7 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। बारिश और जगह जगह भूस्खलन से स्थानीय लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से समस्या और बढ़ गई है। गौरी और जौरी रामपुर गांव में बारिश से सड़क मार्ग को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा नोगाली के पास हाईवे पर ढहकर गिर गया। तो हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें, जहां पर लगातार बारिश का कहर जारी है और जिस तरह से नदियां उफान पर हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तहस नहस वो कर रही हैं, और ये तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल्लू, उधमपुर, रामपुर हर जगह बारिश का कहर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सुंदरनगर में देर शाम हुए भूस्खलन में 2 घर इसकी चपेट में आ गए। सुंदरनगर में हुए भीषण लैंडस्लाइड में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। बचाव दल ने मलबे से 3 और शव निकाले हैं, जिनमें से 2 एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और एक शव स्कूटर सवार का है। मंडी के सुंदरनगर में भूस्खलन के बाद सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा खोज और बचाव अभियान अभी भी युद्ध स्तर पर जारी है। तो भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी है, लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है, लेकिन मृतकों की संख्या यहां पर बढ़ गई है। 2 घरों को काफी ज्यादा क्षति पहुंची है इस भूस्खलन में। घटना सुंदरनगर की है। शिमला का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। धर्म, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, कौन से जिले सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत खराब है। ज्यादातर जिलों में जो बारिश की वजह से जो है भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। 3 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है आज के लिए, और पिछले करीब 50 घंटों से लगातार बारिश का दौर अलग अलग जिलों में जारी है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है विभाग की तरफ से, और 3 जिलों में रेड अलर्ट है। अभी पिछली शाम ही मंडी में एक बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें कई घर भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। 3 लोगों की उसमें 7 बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर हादसे सामने आ रहे हैं। कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर बाढ़, हर जगह इस वक्त आफत की बारिश ने तांडव मचाया हुआ है और इस बीच तमाम एजेंसियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म फिलहाल जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुक करेंगे पंजाब का। पंजाब पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में 23 जिलों के 1400 गांव प्रभावित हैं। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता हैं। वहीं करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल तबाह हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज सभी स्कूल बंद हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अमृतसर के
अजनाला में बने राहत कैंपों का दौरा किया। राज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। और दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद ये स्थिति पैदा हुई है। स्थिति का मुआयना करने के लिए आज दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने ITO बैराज का दौरा किया। इसके बाद दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो प्री मॉनसून तैयारियां की थी उसके बाद यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी है, लिहाजा स्थिति ठीक है और सब लोग सुरक्षित हैं। हमको मालूम था कि मॉनसून आएगा, पीछे से पानी आएगा तो यमुना में भी फ्लड की स्थिति जो पहले होती थी वो हो सकती है, वो अभी तक नहीं हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, 2008 मीटर तक जब पानी आता था तब सारे दिल्ली में पानी घुसता था, आज 2007 तक पहुँच गया, मगर अभी भी हमको लगता है कि 2-3 मीटर और भी बढ़ेगा, जो कि हमको उम्मीद नहीं है, तो भी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और दिल्ली में लगातार हो रही बारिश और हथनी कुंड से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बारिश और बाढ़ की चेतावनी के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कश्मीरी गेट के पास मोनास्ट्री मार्केट, वासुदेव घाट और यमुना बाजार जैसे इलाकों से लोगों को निकाला गया है। पुराने लोहे पुल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हमारी संवाददाता भावना नैयर ने नदी से सटे यमुना बाजार का नाव से जायजा लिया। दिल्ली में इस समय बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को हथनी कुंड बैराज से 3,22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा। इसके साथ साथ ही दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने भी दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस समय हम यमुना बाजार में मौजूद हैं। ये यमुना बाजार जहाँ कभी हम पैदल चला करते थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ये चलने वाली जगह पर पैदल नहीं, हम नाव लेकर चल रहे हैं। करीब 7 फीट पानी यहाँ भर चुका है। प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। घरों में इस समय पानी भर चुका है। लोगों को यहाँ सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। पास ही में राहत शिविर यहाँ बनाए गए हैं। सभी लोग अपना कीमती सामान लेकर अपने राहत शिविर में इस समय स्थानांतरित हो गए हैं। जब तक कि ये हालात सुधर नहीं जाते, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन लोगों को से आग्रह किया है कि वे इन राहत शिविरों में रहें। इस समय हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो हम तक बताएंगे कि इस समय किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, जो लगातार यहाँ नाव चला रहे हैं। जी बताइए, यहाँ पर अभी किस तरीके के हालात हैं और कितना फीट पानी भर चुका है? यहाँ पे मैम 7 से 8 फीट पानी है। तो कब से यहाँ पर पानी भर रहा है? परसों शाम के 7 बजे से बढ़ रहा है पानी। सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मुहैया कराई जा रही है? हमारे को सुबह खाना वाना हर चीज आती है, टेंट भी लग चुके हैं। अभी जब जिस तरीके से बाढ़ के हालात बढ़ रहे हैं, आप जो आपके परिवार वाले हैं वो क्या अभी सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं, बाहर टेंट में रह रहे हैं वो लोग। तो अभी आप जैसे स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, तो लोगों की मदद करने के लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? हमने नाव निकाल रखी है अपनी, इसी से जिसे जैसे कोई छत पे है उससे बिठा लिया, बाहर उतार दिया, उनका सामान लेके ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम देख रहे हैं कि राहत शिविर लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जहाँ विस्थापित लोगों को स्थानांतरित किया गया है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो इस समय अगले 3 दिन भी दिल्ली पर भारी रह सकते हैं, जिससे यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। कैमरामैन मोंटी के साथ भावना नैयर, दिल्ली, DD न्यूज़। तो करीब 7 फीट तक पानी वहां पर भर गया है दिल्ली के यमुना बाजार में। दिल्ली में इस समय बाढ़ का अलर्ट जारी है। यमुना से सटे इलाकों में, खासकर यमुना बाजार में घरों के अंदर तक पानी आ चुका है। लोगों को अपना सामान लेकर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना को देखते हुए प्रशासन और रेस्क्यू टीम सतर्क मोड पर है। संवाददाता भावना नैयर ने NDRF हेडक्वार्टर्स के कमांडेंट ऑपरेशंस ज्ञानेश्वर सिंह से की खास बातचीत। इस समय हम खड़े हैं यमुना बाजार में, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जहां कभी हम पैदल चला करते थे, वहां इस समय 7 फीट पानी भर चुका है। एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और अलर्ट मोड पर हैं। हमारे साथ इस समय ज्ञानेश्वर सिंह जी हैं, जो कमांडेंट ऑपरेशन है NDRF हेडक्वार्टर्स। आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि एजेंसियां किस तरीके से इस समय काम कर रही हैं? कल रात से ही हम लोग वॉच आउट पे थे। जैसे जैसे यमुना का जो लेवल्स है, जो जहाँ जहाँ हम लोग मेजर करते हैं लेवल्स, वो जैसे जैसे बढ़ रहे थे, उसी के अनुसार जब वार्निंग लेवल से ऊपर जाता है तो हम लोग का ये SOP में ही है कि हम लोग अपनी टीम्स को स्टैंड बाय और फिर एक्टिव मोड में ले आते हैं।
तो रात से ही हमारी टीम यहाँ पे आई है एंड हम लोग जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट का है और बाकी जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनके साथ उनके समन्वय में हम लोग काम के लिए तैयार हैं। अभी सर आपसे स्थिति के बारे में पूछना चाहेंगे, क्या स्थिति नियंत्रण में है? अभी तो फिलहाल नियंत्रण में है, क्योंकि जो लोग आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे जिनके घर जहाँ पे पानी भरा है उन लोगों को इधर दिल्ली गवर्नमेंट ने इंतजाम उनका किया हुआ है, जो टेंट वगैरह लगाए हुए हैं उन्हीं के लिए लगाए हुए हैं। और हम लोग इसलिए तैयार हैं कि मान लीजिए कोई अगर स्ट्रैंडेड होता है उसको तुरंत निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैयार है। आने वाले दिनों में सर अगर जल स्तर बढ़ता है तो रेस्क्यू टीम कितनी अभी सतर्क मोड पर है, कितने पर्सनल लगाए गए हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या एक्शन मोड लिया जाएगा? हमारी अभी 4 टीम्स ऑलरेडी एक्टिव ऑप्स में हैं और हमारी तकरीबन 14 से 18 टीम और स्टैंड बाई में हैं। तो और दोनों बैंक्स पे है, ऐसा नहीं कि इसी बैंक पे है। अगर आप मयूर विहार साइड में जाएंगे तो उधर भी हमारी टीम डिप्लॉयड है। तो जैसे अगर पानी बढ़ता है तो बाकी टीम्स भी डिप्लॉय हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानेश्वर सिंह जी जो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर से कमांडेंट ऑपरेशन हमें बता रहे थे कि इस समय रेस्क्यू टीम्स सतर्क मोड पर हैं, अलर्ट मोड पर हैं। कैमरामैन मोंटी के साथ भावना नायर, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो दिल्ली में यहाँ पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार भारी बारिश के कारण चिनाब नदी उफान पर है। इसकी वजह से जिससे सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। तो यहाँ पर रियासी में भी चिनाब नदी अपने पूरे उफान में बह रही है। डैम के तमाम गेट खोले हुए हैं और लगातार यहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से चिंता बनी हुई है। और भारत ने भीषण भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने कल 21 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें कंबल, टेंट, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर, रसोई के बर्तन, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर, स्लीपिंग बैग, आवश्यक दवाइयाँ, व्हीलचेयर, हैंड सैनिटाइजर, जल स्वच्छ करने वाली गोलियां, शरीर में पानी और नमक की कमी पूरी करने वाले ORS घोल और चिकित्सा वस्तुएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत स्थिति पर नजर रखेगा और आने वाले दिनों में और मानवीय सहायता भेजेगा। अफगानिस्तान में कल फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब तक करीब 1411 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को कर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस पर्व को भाई बहन के बीच स्नेह और सौहार्द का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सभी देशवासियों को कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के बीच स्नेह व सौहार्द का प्रतीक, ये पर्व हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देता है। इस पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हूँ। और आइए बात करते हैं खेल जगत की और रुख करते हैं मेरी सहयोगी सुचित्रा का। तो सुचित्रा, क्या खास है आज खेल जगत की दुनिया में? शुक्रिया जया। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉकी की। तो बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले आज से शुरू होंगे। सुपर 4 में आज भारत का सामना कोरिया से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम ने अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में जगह पक्की की थी। भारत ने अपने तीनों लीग मैच जीते थे। सुपर 4 के ही एक अन्य मुकाबले में आज मलेशिया का सामना चीन से होगा। मलेशिया की टीम पूल बी में शीर्ष पर रही थी। ये मैच आज शाम 5 बजे खेला जाएगा। खेल जीवन को नई दिशा देता है, लेकिन खेल के माध्यम से कोई राज्य किस तरह से अपनी अलग पहचान बना रहा है, इसका बड़ा उदाहरण है बिहार। पिछले कुछ समय के दरमियान इस राज्य ने एक जीवंत खेल केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बिहार आज न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई खेल पहचान गढ़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार की ये खास रिपोर्ट। बिहार की ऐतिहासिक भूमि राजगीर इन दिनों पुरुषों के हॉकी एशिया कप की मेजबानी कर रहा है, जहां नीले एस्ट्रोटर्फ पर नीली जर्सी यानी भारतीय टीम छाई हुई है।
लेकिन इसी तस्वीर का एक और पहलू है जो इस प्रतियोगिता के मेजबान राज्य बिहार को खेल के विश्व पटल पर विस्तार दे रहा है। पिछले एक साल में बिहार ने लगातार बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी की है। नवंबर 2024 में यहां महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एशियन रग्बी चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन हुए। राज्य के लोगों का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार के अथक प्रयास के चलते बिहार एक नए खेल हब के रूप में उभर रहा है। आज के समय में जो हमारे राजगीर में इतने सारे स्टेडियम जो बन रहे हैं, स्पोर्ट्स के, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एथलेटिक्स का हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस तरह से सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से खिलाड़ी भी निकले और आगे खेले, इंडिया के लिए खेले। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के कुल सचिव रजनीकांत के मुताबिक मौजूदा सरकार ने जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की है। इसी का नतीजा है कि आज पंचायती स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। पंचायत स्तर पर अब खेलों को पहुंचा दिया गया है, वहां खेल मैदान बन रहे हैं। अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर सब जगह खेल मैदान सरकार बनवा रही है और वहां जो प्रतियोगिताएं होंगी तो प्रतिभाओं को नीचे स्तर पर ही, ग्रास रूट लेवल पर ही पिक करके जिनमें प्रतिभा है जिस खेल के लिए, उनको निखारने का काम यहाँ पटना और कई और स्टेडियम हैं इस तरह के बिहार में, उसमें उनको निखारा जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। पिछले कुछ साल में राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। गांव-गांव में स्पोर्ट्स अकादमी, कोचिंग सेंटर और नए स्टेडियम बनाए गए। साथ ही खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग, पोषण और उनकी फिटनेस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। एशिया कप हॉकी के इस आयोजन ने बिहार के खेल की दिशा में बढ़ते कदम को और मजबूती दी है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये राज्य लगातार न केवल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में खुद को आगे रखे, बल्कि यहाँ से खिलाड़ी अब और भी ज्यादा संख्या में एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे मंचों पर भी अपनी प्रतिभा को सामने रखें। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। बात करते हैं शतरंज की। भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव वेंकटेश ने यूएई में आयोजित ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। प्रणव ने स्पेन के एलन पिचोट को मात दी। प्रणव ने कुल 9 में से 7 अंक हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से पूरे 1 अंक आगे रहे। बात यूएस ओपन की। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने 4 सेट तक चले एक कड़े मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त दी। कार्लोस अल्कराज ने भी यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अल्कराज ने क्वार्टर फाइनल में 20वीं वरीयता प्राप्त जीरी लहका को हराया। महिला एकल वर्ग में जेसिका पेगुला ने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में पेगुला ने क्रेचिकोवा को 6-3, 6-3 से मात दी। वहीं अरीना सबालेंका भी सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका को वोंद्रुसोवा के खिलाफ वॉकओवर मिल गया, जिसके चलते वे अंतिम 4 में पहुंच गई। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं जया के पास। बिल्कुल, तो यहाँ पे राजगीर बिहार में जिस तरह से खेलों का आयोजन हो रहा है और भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, यकीनन बेहद सकारात्मक तस्वीरें। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।